हेलो स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कशन पर हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक दैट इज़ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। जैसा कि आप सर्किट देख पा रहे हैं, देयर इज ए एसी सोर्स एंड इन दिस सर्किट देयर इज अ सिंगल कैपेसिटर। अब देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले बार भी हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है आरसी सर्किट पर प्लस सर्किट कंटेनिंग ओनली अ इंडक्टर। वहाँ पर जैसा हम लोगों ने वर्क किया था, कुछ वैसा ही वर्क इस बार भी करेंगे और आने वाले जो भी टॉपिक होंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही वर्क होगा। और आप हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह के टॉपिक में क्या हमारा एम होता है। तो हमारा एम होता है कि हम फेजर डायग्राम फाइंड कर लें। जो फेज एंगल होगा करंट का, एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, उनको हम अच्छी तरह से निकाल लें ताकि हमारा ग्राफ सही बने और उसके हिसाब से फेजर डायग्राम भी सही बने। तो हमारा एम यही है कि हम फेजर डायग्राम बना लें और उसके लिए सब आवश्यकता होती है दो इक्वेशन की। एक होती है ईएमएफ वाली इक्वेशन की, और यह तो हमेशा आपके साथ रहेगा ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आपका करंट वाले एक्सप्रेशन होगा वो आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग द सर्किट, और यही हमारा मेन वर्क होगा। और उसके हिसाब से जैसे ही हमारे हमारे पास एक्सप्रेशन मिल जाएगा, हम आसानी से फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात को पहले डिस्कस करूंगा कि इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने अपलोड किया था इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। वहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर हम इस वाले में एसी सोर्स ना लगा करके एक सिंपल एक डायरेक्ट सोर्स लगा दे डीसी करंट के लिए, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में होगा और बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या होगा कि एक चार्ज का स्टोरेज एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा, और एक समय आएगा कि इनका यह इस वाले पोर्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह इसके बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल इसके पास भी रहेगा। दोनों इक्वल हो जाने से क्या होगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं कि कैपेसिटर डीसी करंट को रोक देता है। कि अगर आप किसी सर्किट में, डीसी वाले सर्किट में अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं तो करंट का फ्लो रुक जाता है कुछ देर के बाद। लेकिन एसी सर्किट में क्या होगा, यह हमने डिस्कस नहीं किया, तो आपको मैं यहीं पर समझाता हूँ। एसी सर्किट में क्या होगा कि एक बार देखिए, आपको मालूम है कि एसी सर्किट जब आप सोर्स के तौर पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो डायरेक्शन है पीरियोडिकली चेंज करता है। इनका जो डायरेक्शन, आपने ग्राफ को जरूर देखा होगा, साइनसोइडल ऐसा होता है। तो आप देख पा रहे हैं इनका जो डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो इस ढंग से इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। और कैपेसिटर में क्या होता है कि सपोज एक बार करंट का डायरेक्शन इधर रहा तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में, नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड में, ऐसे करके एक्यूमुलेट होगा। फिर क्या होगा, एक समय आएगा फिर ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होना शुरू होगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर होगा और पॉजिटिव चार्ज इस एंड में और इस एंड में नेगेटिव चार्ज। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर ये रिवर्स होगा। तो ये होगा कि विद इन अ पीरियड, एक खास पीरियडिक टाइम होगा जब एक एंड पर पॉजिटिव होगा, फिर और उसी समय दूसरे एंड पर नेगेटिव होगा। और जब इसका एक लिमिटेड जो समय है पीरियडिक वो ख़त्म होगा, तो फिर क्या होगा, अब राइट साइड में पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, फिर आगे चल करके पीरियडिक जो टाइम ख़त्म होगा, फिर लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव चार्ज, फिर राइट साइड में नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है ये जो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन चार्ज के कैपेसिटर के अक्रॉस में रिवर्स क्यों होता रह रहा है, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होता है, और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिसके बाद नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि एसी सर्किट में इतना तो आपको मालूम हो गया कि यह जो कैपेसिटर है वह एसी करंट को रोक नहीं सकता। मतलब सर्किट में जो इसका करंट है वह करंट स्टॉप नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली एक बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे करके रनिंग में होगा। ये घूमता रहेगा, मूव करता रहेगा, रिवर्स होता रहेगा। तो ये हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं और यहाँ पर हमारा एक कंक्लूजन सामने आएगा और हम लोग कहेंगे कैपेसिटर provides a easy path for AC. A capacitor provide, this is a capacitor which provides easy path for AC, that is alternating current. ठीक है। और आपको ऐसा कभी दिमाग में नहीं लगना चाहिए, आप क्लास 12th में पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं कि करंट इधर जा रहा है फिर रिवर्स आ रहा है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम कोई एक डिवाइस यहाँ लगा दें तो क्या वो काम करेगा?
ये समझने वाली बात। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर मीटर लगाते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा कभी राइट लेफ्ट, या आप कहिए जो सॉरी वो आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाइए। ओके राइट। तो आप जो देख पाएंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमेशा रिवर्स होता रहेगा, एक बार राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, और आप देख पाएंगे कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन है रुकेगा नहीं, लेफ्ट राइट तो होता रहेगा, कम से कम सर्किट में करंट का फ्लो तो होगा ही होगा। तो ये है इस सर्किट का कमाल। और ऑब्वियस है, अब ये ज़रूरी नहीं कि वन डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो तभी डिवाइसेस काम करेंगे। हमारा एम होता है कि आप सिंपली समझिए, कोई भी डिवाइस को अगर वर्क कराना है इलेक्ट्रिक करंट से, अगर वह काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से चलती है, तो उस डिवाइस से होकर के करंट का फ्लो होना चाहिए इन एनी डायरेक्शन। वो रिवर्स भी हो सकता है। तो उस मशीन में कई सारे होते हैं, अगर मान लिया जाए वह डीसी पर ही काम करता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होगा कि उसको डायरेक्ट करंट डीसी करंट मिलेगा। आगे चल करके हम लोग जब डायोड वगैरह की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तभी समझ जाएंगे। और भी कई तकनीक होते हैं जिससे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आसानी से वो वर्क करता है। तो ये नहीं समझना है कि यहाँ पर करंट रिवर्स होता रहेगा और ये सर्किट कोई काम का नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा एम है फेजर डायग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ प्योर कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज ए कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड पैरेलल, जिसे हम कहते हैं अक्रॉस दिस एसी सोर्स। आप देख पा रहे हैं दोनों पैरेलल है। यह एक्सप्रेशन आपको याद होना ही चाहिए। अब एट एनी इंस्टेंट, कभी भी किसी समय पर आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बराबर होगा, तो यस होगा। आप देख पा रहे हैं दिस कैपेसिटर इज पैरेलल टू दिस सोर्स, इसके साथ पैरेलल है, और जब पैरेलल होता है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। जो भी यहाँ से अप्लाइड होगा उसके बराबर का पोटेंशियल इसको भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि सपोज इस वाले पार्ट में जो सी है इस पर सपोज वी पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ, करंट के फ्लो से वी पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, हम लिख पाएंगे v इक्वल टू ई। जैसा कि यहाँ पर हमने 1 में लिखा है, इसके आगे हम लोग v लगा देंगे। ये कैपेसिटर के पास वाला और ये सब हमारा सोर्स का, तो सभी इक्वल हो गए। और आगे देखिए हमें क्या करना है, हमारा एम है, हमारे पास ईएमएफ ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। हमारा एम है कि हम करंट फाइंड कर लें सर्किट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक रिलेशन है कैपेसिटर वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा, कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू इज चार्ज, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सी भी, और इस भी की जगह पर आप बैठा दीजिए ई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे क्या करना है, तो जैसा कि हम जानते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला लगा करके ये जो वैल्यू है आपके सामने है सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, इस वाले को यहाँ बैठाइए और इसे आप डिफ्रेंशिएट करिए। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यह हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है कोफिशिएंट टाइम का वो बाहर निकल जाएगा ये डिफ्रेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये ओमेगा बाहर है और ये सी और एप्सिलॉन सॉरी ई नॉट ये कांस्टेंट है जो ऑलरेडी बाहर निकले रहेंगे। ओके, अब क्या करना है कि इस वाले को हम लोग आई नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये करंट है, लेफ्ट हैंड साइड करंट है तो राइट हैंड साइड भी करंट होगा, और ये आपका साइनसॉइडल है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो भी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होता है वह एम्पलीट्यूड होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं दिस इज आई नोट ऑफ दिस करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। सो दिस इज आई नोट, और आगे हम लोग इसे लिख सकेंगे आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉट मार्क क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है, आपको थोड़ा सा लगेगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। यह फॉर्मूले में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 90 प्लस सॉरी साइन 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ही होता है। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये 90 माइनस ओमेगा टी होता तो क्या कोई गड़बड़ होता, तो गड़बड़ कुछ भी नहीं होता। हाँ, मतलब फॉर्मूले के तौर पर गड़बड़ नहीं होता, आप लिख सकते थे, लेकिन हमारा जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो गड़बड़ हो जाता। तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते थे, या फिर 90 प्लस ओमेगा टी जैसा हमने लिखा है। माइनस क्यों ने लिखा, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दो कारण है
कि माइनस इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि देखिए ये देखा जाता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है करंट का, वही फ्रीक्वेंसी हमारे ईएमएफ का भी है। ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा देख रहे हैं, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के केस में वही फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी रहता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। और वह पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव होगा तो गड़बड़ हो सकता है। दोनों को पॉजिटिव होना एक कंडीशन है। प्लस अब आगे थोड़ा सा आप सोच कर देखिए ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है। तो चलिए मैं बात कर रहा था कि देखिए कैपेसिटर क्या करता है। मैं सीधे डायग्राम पर आता हूँ। देखिए आपको जैसा कि मालूम है कि ये एसी सोर्स से करंट का डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लस ओमेगा टी का मतलब क्या है, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। ओमेगा टी प्लस पाई/2 कहने का मतलब ये ओमेगा टी है। ईएमएफ में आप देख पा रहे हैं ई नोट साइन ओमेगा टी, और इसी से 90 डिग्री आगे है कौन, करंट। ये फिलहाल जो हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो 90 डिग्री एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्स्ट्रा आगे बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो करंट है 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये हम लोग समझते हैं आगे चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए प्लस किया गया है। और वो कैसे, तो यहाँ पर समझिए कि क्या होगा कि सपोज एक बार करंट का फ्लो क्लॉकवाइज में चल रहा है, 1 पीरियड जो भी इसका पीरियडिक टाइम है, क्लॉकवाइज जा रहा है। उस दरमियान में क्या होगा कि दोनों एंड पर चार्ज, वन साइड पॉजिटिव अनदर साइड नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि इवन जैसे ही इन पर चार्ज स्टोर होगा, आप इस बैटरी को हटा भी दीजिए और फिर कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, चार्ज फिर से फ्लो होगा और करंट आपको दिखाई पड़ेगा सर्किट में। तो देखिए यहाँ से कुछ आपको क्लूज मिलेगा, कुछ आपको हिंट मिल रहा होगा कि एक बार इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया इस सोर्स ने, जिससे चार्ज का स्टोरेज हुआ। अब ये जैसे ही रिवर्स होगा, कौन, ये सोर्स जो करंट सप्लाई कर रहा है, जैसे ही वो रिवर्स होना शुरू करेगा, उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर चार्ज का स्टोरेज हो चुका है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर ये नहीं रहेगा तब भी करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये भी कहेंगे कि एक मोमेंट पर ये तो रुकेगा, फिर रिवर्स होगा। तो जब तक ये रुकने का समय होगा तब तक ये थोड़ा सा करंट का फ्लो हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक ये ईएमएफ चालू नहीं हुआ रिवर्स डायरेक्शन में, तब तक करंट तो रिवर्स होकर घूमना शुरू हो गया। उसी तरह से क्या होगा, ये फिर से अपोजिट, फिर से चार्ज का स्टोरेज होगा। फिर से जब वो रिवर्स होगा, रिवर्स होने से पहले एक बार जीरो पर जरूर पहुंचेगा ईएमएफ। और उससे पहले क्योंकि चार्ज का स्टोरेज कैपेसिटर के अक्रॉस में है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऑटोमेटिक चार्ज फ्लो होता है। आप थोड़ा सा कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को याद करिए। क्या होता है कि जब आप चार्ज कर देते हैं बैटरी की हेल्प से, इवन सोर्स को हटा दीजिए, फिर आप बल्ब लगा करके पूरे सर्किट को जोड़िए, तो आपको बल्ब थोड़ी देर के लिए जलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना शुरू होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि वन डायरेक्शन में एक बार करंट का कंप्लीट हो जाएगा, अब उसको रिवर्स होना है। रिवर्स होने से पहले वह रुकेगा, मैग्नीट्यूड जैसा कि आपको ग्राफ मालूम है, जीरो पर पहुंचेगा आपका ईएमएफ। उस दरमियान में करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पहले से होना शुरू होगा। कहने का मतलब जो करंट है, जैसा कि हमारा एक्सप्रेशन है पर हम देख पा रहे हैं, वह 90 डिग्री आगे चल रहा है। वो आगे चलेगा, आगे चलेगा। क्यों आगे चल रहा है, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि चार्ज का स्टोरेज वहाँ पर हो जाता है, या आप ऐसे भी समझिए, और या फिर आप समझिए कि दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रहे, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इनका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ और फेजर डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, समझते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने देखा, ईएमएफ का एक्सप्रेशन ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो चलिए आपने क्या किया कि एक इस लेवल को ई नोट कहा, और एक सिंपली एक साइन आउट, क्योंकि साइन ओमेगा टी है तो साइनसोइडल ग्राफ आप सिंपली बना दीजिए। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई का एक डिवीजन बनाने के बाद आप इस ग्राफ को ऐसे सिंपली बनाइए। अब क्या है कि ये जो आई नोड है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंस दिखलाइए, थोड़ा कम दिखलाइए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आई नोड है ये 90 डिग्री आगे है। आपको ग्राफ में समझ में आना चाहिए कि कैसे ये 90 डिग्री आगे है। तो आप देख पाइए, ये जो देख पा रहे हैं ये रेड लाइन, जो कि ईएमएफ का लाइन है। तो आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ये किसका है, करंट का। करंट ने अभी एम्पलीट्यूड को, अपने पीक वैल्यू को अटेंड किया हुआ है 0 टाइम पर, लेकिन ईएमएफ ने अभी पीक वैल्यू को अटेंड नहीं किया है। कितने देर के बाद अटेंड करेगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से
ये π/2 एंगल के बाद, π/2 एंगल के बाद ये पीक वैल्यू को अटेंड करने वाला है कौन, ईएमएफ। तो आप कहेंगे कि ईएमएफ से ये जो करंट है वह 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो इस तरह से आपको ग्राफ समझ में आ गया कि ये कैसे आगे है। अब है कि देखिए आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखला देता हूँ। दो एक्सप्रेशन को ध्यान में रख करके फेजर डायग्राम बनाना है। एक तो आपको याद रहेगा ही E = E0 sin ओमेगा टी, और एक लास्ट I0 आप इसे ओमेगा टी प्लस π/2 समझिए। मैंने नहीं ऐसा लिखा है तो ज़्यादा आपको सुविधा होगा, प्लस है तो आप कर सकते हैं इधर उधर, तो आप इसे समझिए I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, क्या करना है फेजर डायग्राम में, तो देखिए हमेशा फेजर डायग्राम ड्रॉ जब भी करेंगे बहुत आसान तरीका होता है। आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, ईएमएफ को दिखाइए, आप एक लाइन अपने मन मर्जी से खींच दीजिए, और क्योंकि E = E0 sin ओमेगा टी है, ओमेगा टी इसका फेज एंगल है किसका, इस ईएमएफ का, तो आप उसे ओमेगा टी से दिखला दीजिए। पहला काम आपका हो जाएगा आसानी से, क्योंकि E0 sin ओमेगा टी है। अब इसे पहले दिखाइए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो करंट का एक्सप्रेशन है I = I0 ओमेगा टी प्लस π/2, या फिर आपने अभी जैसा कि मैंने दिखाया π/2 प्लस ओमेगा टी करने का मतलब इससे 90 डिग्री ये वाला आई आगे होगा। तो आप इसको देखिए कैसे, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेकर रेड लाइन तक ओमेगा टी है, और यहाँ से आगे आप सीधे 90 डिग्री बढ़िए, जैसा कि आप ये ब्लैक लाइन पर देख पा रहे हैं, दिस इज़ 90 डिग्री अहेड। एंड आपने I0 को यहाँ पर दिखलाया है क्योंकि ये पीक वैल्यू है, और नीचे आपका और भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा करंट का। तो ऑल ओवर आप कहीं पर भी जाइए, ये जो फासला होगा ईएमएफ और करंट का वह 90 डिग्री होगा। जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन पर देखा, आपको पहला काम था इसे आपको ड्रॉ कर लेना है, ओमेगा टी दिखा देना है, और उसके बाद वहाँ से 90 डिग्री मेजर करिए और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि I0 होगा, और आपका काम हो जाता है फेजर डायग्राम के लिए। और आगे छोटा मोटा बात और है यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट था फेजर डायग्राम का। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा I = I0 sin 90 प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस I0 इज़ वाट, ये क्या है, तो हमने ओमेगा सी आप E0 को हमने I0 कंसिडर किया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I0 = ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 1/ओमेगा सी। ये एक्सप्रेशन आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, ये क्या है, हमारा ईएमएफ है डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू I0। करंट के बराबर ये होता है ईएमएफ बाय समथिंग, तो ये जो समथिंग है वो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के जैसा है, ये रेजिस्टेंस ही है। ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ के, ओमिक जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने उसी एक्सप्रेशन को लिखा I0 = E0 by 1/ओमेगा सी, कंपेयर इट विथ ओम्स लॉ रिलेशन, दैट इज I0 = E0 by R। ठीक है, कंपेयर करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा, दिस R इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, दिस 1/ओमेगा सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप याद रखेंगे, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है दिस इज आल्सो ओम, इनका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज ओम। इंडक्टर होगा तब इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, उसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 1/ओमेगा सी। ओमेगा को हम 2π/f लिख सकते हैं वेरी इजीली, 2π/t होता है, और टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, जिससे हम लोग 1/2π/f लिख सकते हैं। और यहाँ से आप रिलेट करिए इस xc को इस वाले के साथ, तो आप देख पाएंगे xc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं xc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f फॉर AC। लेकिन अगर ये DC रहा तब, अभी तो हम लोग AC पर बात कर रहे थे, अगर DC रहेगा तो क्या होगा, DC में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड 0 होता है, वह ऑसिलेट करता ही नहीं, वह तो वन डायरेक्शन चलता है, सीधा चलता है, फ्रीक्वेंसी 0 होता है। और फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो XC क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 0 होगा। और रेजिस्टेंस ना कह करके हम इसे कहेंगे कैपेसिटेंस, सॉरी यह जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वह 0 होगा। और ओके, और साथ साथ इस ग्राफ को भी समझ लेंगे। अगर हम एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं तो इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स का जो ग्राफ है, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यह जो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव, उसका वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा।
चलिए। और ओके राइट, यहाँ पर देर इज ए मिस्टेक, जिसे मैंने महसूस कर लिया, देर इज ए मिस्टेक, राइट। मिस्टेक क्या होगा? तो यह देखिए, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया डीसी में जीरो होता है, तो ये जो इम्पिडेंस है वह समझ में आ गया होगा कि ये जो इम्पिडेंस है ये जीरो नहीं होगा। आप यहाँ पर जीरो बैठाइए तो ये टोटल रिजल्ट क्या होगा? इन्फिनिटी। ये बात आपको समझ में आ गई? फॉर्मूला तो वही है, लेकिन डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, और फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो जो इम्पिडेंस है, सॉरी, रिएक्टेंस, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, वह क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, और जिसकी वजह से डीसी में करंट का फ्लो ही नहीं होता है, रुक जाता है, थोड़े थोड़े देर के लिए होता है, फिर पूरी तरह से वह ब्लॉक स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तो फिर मैं फ़िलहाल नहीं लिख सकता, लेकिन आप इसे समझ लीजिए, दिस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। चलिए ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।